यूँ समझें कि जेलम तक, क्योंकि जुरिडिक्शन है कटक से जेलम तक इंडिया हाई कोर्ट की, इसलिए कह रहा हूँ, अदरवाइज तो लाहौर तक भी आप कह सकते हैं। अथॉरिटी है सिविल और रेवेन्यू लॉ में। तो ये हमारी खुशबख्ती है कि आप बार कौंसिल के ऑनरेबल मेंबर भी हैं और आप अपना टाइम भी कीमती टाइम में से वक्त निकाल के पढ़ने पढ़ाने वाले मामले में टाइम निकालते हैं, अपने केसेस छोड़ देते हैं, लेक्चर करते हैं। आप बहुत सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चर देते हैं। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल इस्तेफादा करेंगे आज के लेक्चर से। आज की जो तकरीब है उसका आगाज़ तलावत कलाम पाक से। मुफ्ती साहब कौन से आप तशरीफ लाएँ सर, तलावत की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيम. इन आयत का तर्जुमा ये है कि जब तुम नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब खौफ जाता रहे तो इस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह अमन की हालत में पढ़ते हो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुक़द्दरा में अदा करना फ़र्ज है और दुश्मनों का पीछा करने में सुस्ती न करना। अगर तुम बेआराम होते हो इस तरह वो भी बेआराम होते हैं और तुम अल्लाह से ऐसी उम्मीदें रखते हो जो वो नहीं रख सकते और अल्लाह सबको जानता है और बड़ी हिकमत वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर सच्ची किताब नाजिल की है ताकि अल्लाह की हिदायत के मुताबिक लोगों के मुकदमात के फैसले करो और देखो दगाबाजों की हिमायत में कभी बहस न करना और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जज़ाकल्लाह नातिर सुलेखपुर जैसे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहम
मत का तकाजा करना, हक तो मेरा भी है। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। ये तेरी शान के शान या नहीं ऐसा करना, ये तेरी शान के शान या नहीं ऐसा करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम। लेक्चर शुरू होने से पहले कल लेक्चर नहीं होगा, कल इलेक्शन डे है, हाई कोर्ट का इलेक्शन हो रहा है, इसलिए हमने कोई लेक्चर नहीं रखा। मंडे को आपके 2 लेक्चर है। पहला लेक्चर डॉक्टर अजीज साहब हैं, डायरेक्टर स्कूल ऑफ लॉ कायद यूनिवर्सिटी, और सेकंड लेक्चर सैयद कमर सिंह शाह सब्जवारी साहब का है। और आप लोग मंडे को 10:30 बजे तशरीफ़ लाएंगे, लेट नहीं करना, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आना है, वो अपनी खसूसियात छोड़कर स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट पर आ रहे हैं, इसलिए वो IP पे देंगे, तो खासा बेनिफिशियल लेक्चर होगा। तो मंडे का स्केड्यूल मैं इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ कि मुझे बाज़ दफ़ा फ़ोन आते हैं, कुछ लोग पहले निकल जाते हैं, आखिर में मैं अनाउंस करता हूँ तो पता नहीं होता, तो इसलिए मैं आज अभी अनाउंस कर रहा हूँ। लेकिन इसमें यह भी प्रॉब्लम होगी कि जो लोग अभी नहीं आए, क्योंकि काफ़ी सारी सीट्स मुझे खाली नज़र आ रही हैं। तो ये उस दिन एडवोकेट जनरल साहब ने तो बिल्कुल ठीक किया था, अंदर से कुंडी लगा दी थी, कोई बंदा फिर अंदर नहीं आ सका था। तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आप भी अपने साथियों से रिक्वेस्ट करें कि वो इस बात पर मजबूर ना करें, फिर अटेंडेंस रह गई, इंटरव्यू नहीं होगा आपका। अटेंडेंस यकीनी बनाएं और टाइम को जो है वो पूरे जो टाइम बताया जाता है उस पर तशरीफ़ ले आया करें। तो आज का लेक्चर मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब ज़ुल्फ़िकार अली अब्बासी साहब से, तशरीफ़ लाएँ और स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। टॉपिक पे आने से पहले चंद चीजें मैं अर्ज करूं। चूंकि बीइंग मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल, बीइंग चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इस्लामाबाद बार काउंसिल, बीइंग अ रेगुलेटर, कुछ चीजें जो हमारी जिम्मेदारी भी है और आप लोगों को एजुकेट करना और चूंकि रेगुलेट करना होता है बार एसोसिएशंस को भी, और जो हमारे वकला हैं बार एसोसिएशन में और बार काउंसिल में जो एनरोल्ड होते हैं, उनको भी वॉच करना, उनके कंडक्ट को भी देखना। और एक चीज जो अभी मैं नोट कर रहा हूं कि कुछ लोगों ने प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ। अभी मैं सामने मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे 2-3 एसोसिएट हैं जो मेरे साथ अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो वो आए तो एक ने टाई नहीं पहनी हुई थी। वो टाई भी जो ये प्रॉपर टाई है, ब्लैक टाई भी नहीं है, क्योंकि आप अभी एनरोल्ड नहीं हुए, आप एडवोकेट नहीं हैं, ब्लैक टाई भी नहीं पहन सकते। तो ये इंटरव्यू में भी
वहां जब हम बैठते हैं और जो कैंडिडेट आता है इंटरव्यू के लिए, तो अगर वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में ना हो तो हम उसका इंटरव्यू नहीं लेते, उसको वापस कर देते। मैंने अपने एसोसिएट से कहा, मैंने कहा जब से आपने मेरे साथ ज्वाइन किया आपने देखा है कि मुझे बगैर यूनिफॉर्म के 33 इयर्स हो गए हैं इस प्रोफेशन में। मुझे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है, रावलपिंडी लॉ कॉलेज में एफिलिएटेड विद पंजाब यूनिवर्सिटी 25 साल मैंने वहां पढ़ाया है। तो हाई कोर्ट में डेली मैं तमाम केसेस में पेश हूं, डेली सुप्रीम कोर्ट में मैं पेश होता हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी पेश होता हूं। कोई ऐसा जज नहीं है जो मुझे ना जानता हो, कोई ऐसा एहलकार नहीं है रीडर नायब कासद तक कि जो ना जानता हो। तो ये अक्सर लोग हैं नहीं सारे जानते हैं इसलिए यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है। ये नहीं है कि शलवार कमीज में आ जाएं या प्राइवेट यूनिफॉर्म में आ जाएं कि जानते हैं मुझे। ये जो आपकी वर्दी है ये आपकी शनाख्त है और इसमें ये ग्रेसफुल लगता है। ये मैंने इनको मिसाल दी है। ये मैंने कहा आप किसी ऑफिस में जाते हैं या इकट्ठे किसी फंक्शन में बैठे हुए हैं, आपके साथ एक आर्मी ऑफिसर या एक पुलिस ऑफिसर वर्दी में बैठा हुआ है, आप थोड़ा सा साइड पे बैठेंगे, यार ये पुलिस ऑफिसर है, ये आर्मी ऑफिसर है। वो उस वर्दी की वजह से उस वर्दी के अंदर वो ग्रेसफुल लग रहा है, उसकी शान में इजाफा होता है, उसके प्रोटोकॉल में इजाफा होता है, वो एलिवेशन फील करता है। लेकिन वही ऑफिसर अगर वो शलवार कमीज में हो, वही ऑफिसर किसी प्राइवेट ड्रेस में हो, तो वो एक आम सब आदमी महसूस होता है। एक यह है कि इस वर्दी की आपने इज्जत करनी है। मैंने इनको बताया कि अभी मैंने दिन को 2 शादियों में जाना है, लेकिन पहले मैंने घर जाना है, यूनिफॉर्म उतार के प्राइवेट कपड़ों में मैंने शादी हॉल में जाना है। मैं आज तक 33 इयर्स में कभी मार्केट में इस यूनिफॉर्म में नहीं गया। किसी दुकान पे सौदा लेने के लिए मैं इसमें नहीं गया, किसी वर्कशॉप में, किसी जगह प्राइवेट बिजनेस में मैं कभी भी यूनिफॉर्म में नहीं गया। ये इसकी तौहीन होती है। तो इसलिए इस यूनिफॉर्म की इज्जत आप लोगों ने करनी है। अब सेकंड आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो रोल है वो फादरली रोल है। हमने जो आप हमारे बच्चों की तरह हैं, और मैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी जब पढ़ा, अब तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मॉर्निंग क्लासेस की वजह से वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारा लेक्चर्स के साथ साथ ये एथिक्स के हवाले से भी बात होती थी और मैं हमेशा करता हूं। ये देखिए कि जब जितना आप पीछे चले जाएं तो आपको बड़े बड़े नामवर वकील और जजेस मिलेंगे। आप जजमेंट्स पढ़ें, जुल्ला साहब की जजमेंट्स पढ़ें, नसीम हसन शाह साहब की जजमेंट पढ़ें, शफीउर रहमान साहब की जजमेंट पढ़ें, बेशुमार जजेस जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी आप हिस्ट्री देखें, और जो टॉप के वकील हैं उनकी हिस्ट्री देखें। उन्होंने अपने बड़ों की, अपने असातिज़ा की इज्जत की, कदर की। आज हमारे इस प्रोफेशन में जो जवाल आ रहा है उसकी वजह यही है, वो एथिक्स खत्म हो गई, वो बड़ों का इज्जत और एहतराम खत्म हो गया है, वो असातिज़ा का एहतराम खत्म हो गया है। आज कल भी एक यहां बैठे हुए थे बार काउंसिल्स में, और हमारे कुछ साथी, कुछ वकला भाई ये एतराज कर रहे थे कि ये आप सीनियर्स की वजह से बार जो है वो जवाल पजीर हुई है, आप सीनियर्स ने बार के अंदर आना छोड़ दिया है। और जब सीनियर्स बार में बैठते थे तो नौजवान को रसाई आसान होती थी उन तक पहुंचने में, और सुबह वो आता था, उसका केस लगा था, वो केस डिस्कस कर लेता था, वो कोई प्रपोजिशन डिस्कस कर लेता था,
वो कोई जजमेंट पूछ लेता था, वो कोई लॉ पॉइंट्स पूछ लेता था। अब जब सीनियर्स नहीं आते बार में तो वो किससे पूछें? मैंने कहा ये बात ठीक है कि जब हमने इस बार को ज्वाइन किया तो उस वक्त मैंने देखा था कि बार के जो बार रूम है, सुबह सुबह सारे सीनियर्स आकर वहां बैठते थे और फिर नौजवान उनसे गाइडलाइन लेते थे। ये जब से तहरीक शुरू हुई है 2007, 8, 9 वकला तहरीक, जजेस बहाली तहरीक, और फिर उसके बाद जो लाट आई है नारेबाजी, जस्टिस फलां पे लानत, बेशुमार नारे लग रहे हैं, जस्टिस फलां पे लानत, बेशुमार। पहले जजेस का नाम लेना भी बड़ा मायूब समझा जाता था। आज भी मैं सुबह एक टीवी पे एक सियासी रहनुमा की तकरीर सुन रहा था, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस फलां। ये जलसों में, रैलियों में, तकरीरों में ये जजेस के नाम नहीं लिए जाते थे। उससे पहले एहतराम किया जाता था। वो एहतराम का एक उस ओहदे का, उस सीट का एहतराम होता है। वो शख्स कितना ही बुरा क्यों ना हो, ये जो सीट है ये इंस्टीट्यूशन होता है। आपने उस सीट का एहतराम करना है, उस सीट की इज्जत करनी है। मैं जब पढ़ाता था तो ये तहरीक चल रही थी तो एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस डिक्टेटरों ने फारग किए और वो अपना सामान उठा के घर चले गए और वकला उनके हमायत में नहीं उठ खड़े हुए। तो ये इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ कोई ज्यादा मोहब्बत है कि ये सारे वकला ने उनको ओहदे से माजूल किया गया और वो उनके साथ खड़े हो गए। हमने कहा ये बात नहीं है, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ किसी की मोहब्बत नहीं है। बतौर वकील के मुझे पता है कि लोग उनको पसंद नहीं करते थे एज ए जज, लेकिन इफ्तिखार चौधरी के साथ हम नहीं हैं। इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए हम तहरीक नहीं चला रहे। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो ओहदे की तौहीन की गई है, जो उसकी तजलील की गई है, एक डिक्टेटर आकर उसको उठा के सीट से बाहर फेंक देता है, हम उस रूल ऑफ लॉ पे अमल दरामद करने के लिए, उस आइन की बहाली के लिए हम ये जदोजहद कर रहे हैं। हम किसी शख्स के लिए नहीं कर रहे। वो एक ओहदा है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो जो भी है। तो ये चीजें हैं एहतराम की, और इन चीजों को लेकर आगे बढ़ना। और फिर ये जो उसने कहा कि बाहर में सीनियर्स ने आना छोड़ दिया, मैंने कहा पहले हमने देखा कि 20-20 साल की स्टैंडिंग में हमारी जरूरत नहीं होती थी कि बाहर के अंदर जो अगले सोफे लगे हुए हैं इन पे बैठने की, कि ये सीनियर्स के लिए, हम पीछे बैठते थे। 20-20 साल की स्टैंडिंग के बावजूद पीछे बैठते थे कि ये सीनियर्स के लिए। मैंने कहा आज जब एक सीनियर जिसकी 40 साल स्टैंडिंग है, 50 साल स्टैंडिंग है, 30 साल स्टैंडिंग है, वो जब जाता है तो फ्रंट लाइन पर 2 साल की स्टैंडिंग का लड़का टांग पे टांग रख के बैठा होता है और साथ वो सिगरेट पी रहा होता है, और वो खड़ा नहीं होगा, वो सीट खाली नहीं करेगा उस बाबे के लिए, उस सफेद बालों वाले के लिए। वो कहता है क्या ये भी वकील है, मैं भी वकील हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कुछ अर्सा पहले आ गया और मैं कुछ अर्सा बाद में आया हूं, इसलिए हम इक्वल हैं। ये जब सोच पैदा होती है तो मैंने कहा आप बताएं कि सीनियर्स को बाहर में आना चाहिए अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, कि जब वो खड़े होते हैं और 2 साल का लड़का जो फ्रंट में बैठा हुआ है वो उसके लिए खड़ा नहीं होता, उसको सीट ऑफर नहीं करता। तो ये जो माशरा है, इस माशरे को किस तरीके से हमने ठीक करना है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से हमने अपनी बात के अंदर अपने लोगों को, अपने नौजवानों को एजुकेट करना है, ये एथिक्स बताने हैं, लॉ के साथ साथ ये चीजें सिखानी है। देखिए यूरोप में वहां
पहले ये नहीं है कि वो किताबें बस्ते भारी बस्ते जो है वो देते हैं, वो उनको ये चीजें सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद फिर किताबें, वो कहते हैं किताबें पढ़ते रहेंगे सारी जिंदगी है, लेकिन पहले ये एथिक्स सिखाएं और ये चीजें उनको सिखाई जाती है, इसलिए वो कौम बनती है। वो बुनियादी ट्रेनिंग होती है जिसकी वजह से वो कौम बन रही है, और हम एक हजूम तैयार कर रहे हैं, कौम नहीं तैयार कर रहे। तो इसलिए ये चीजें भी ये हमारी जिम्मेदारी में आता है, इसलिए मैं ये टच दे रहा हूं। अब उससे आगे बढ़कर कुछ वकालत के गुर भी आपको बता, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप इस पेशे के अंदर न्यूली आप एंटर हो रहे हैं, तो इसमें ये याद रखें कि एक तो ये है कि इसमें मेहनत है, ये ओपन कंपटीशन का फील्ड है, इसमें कोई हसब नसब की बात नहीं है कि कोई फलां बड़े बाप का बेटा है, कोई बहुत बड़ा शख्स है, बड़ी शख्सियत का बेटा है, एक आम मजदूर का बेटा वो इस प्रोफेशन में मेहनत करता है और कंपीट करके वो आगे निकल जाता है। हमने जस्टिस अफजलुल्लाह साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब वो रिटायर हुए तो उनको बाहर में बुलाया, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताया। उनका मैं ये गुजर खान के साथ गांव दौलताला के साथ आगे गांव है, वहां टाटों का स्कूल था, गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ते थे, वापस आकर भैंसें वगैरह माल मवेशी चराते थे, जोड़ों में हम नहाते थे। कहते हैं एक टाट के पढ़ने वाला गवर्नमेंट स्कूल में, गांव के देहात के स्कूल में, और वालदा जो है वो सौदे के लिए बेची थी, कई मील पैदल सफर कर किसी दुकान पे जाकर वो सौदा लेकर आते थे, बसों में धक्के खा कर जो वो आगे फिर कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में गए, तो आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गया। तो ये आप जैसे नसीम असल शाह की, दूसरों जितने भी हैं, एसएम जफर साहब की आप हिस्ट्री पढ़ें, साइकिल भी नहीं थी, अप्रेंटिसशिप के दौरान, वकालत के दौरान साइकिल भी नहीं थी, ठीक है, एक कुली की साइकिल थी, उसके साथ दफ्तर जाते थे, शाम को सीनियर के चैम्बर में जाते थे। एक इब्रोई साहब की हिस्ट्री पढ़े, वो उनसे भी पीछे थे, तो उन्होंने वो वर्ल्ड फेम के वकील पैदा हुए हैं। तो इसलिए ये ओपन कंपटीशन का फील्ड है, जो मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है। इसलिए ये आप लोगों के खुशकिस्मती है कि आप इस फील्ड के अंदर आए हैं, जहां ना कोई हसब नसब है, ना कोई सिफारिश है, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई सिफारिश पे वकील आगे कामयाब वकील नहीं बन सकता। यह आपकी मेहनत है, लक है, जो आपको आगे लेकर जाएगी। तो इसके लिए एक भी है किताब के साथ रिश्ता, और वकालत में कुछ चीजें नफ्सियाती होती हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग होती है। आपके पास जो क्लाइंट आता है, उस क्लाइंट को आपने मुतासर करना है, वो ये समझेगा कि हां ये वकील ठीक है, ये मेरा केस समझता है, ये मेरा केस ठीक लड़ेगा, फिर वो आपको फीस देगा, अदरवाइज कोई 10 रुपए भी इस तरह फालतू नहीं देता। लेकिन ये जो लाखों रुपए लोग देते हैं एक अननोन पर्सन को, वो क्यों देते हैं कि वो एतमाद करते हैं कि ये मेरा केस लड़ेगा, ये कॉम्पिटेंट आदमी है, ये मेरा केस समझता है, इसकी लीगल अप्रोच ठीक है, इसकी लीगल ग्रिप ठीक है। और वो उसी सूरत में कर सकते हैं कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आए तो वो आपको डॉक्यूमेंट देता है, ये डॉक्यूमेंट है, और अपनी कहानी सुनाता है। आप उसको पहले टाइम दें, कहानी सुने उसकी, और डॉक्यूमेंट देखें, और उसके बाद फिर चंद चीजें जो मैं आपको बताऊं कि अब मैं चूंकि ज्यादा लैंड्स के केसेस करता हूं, रेवेन्यू साइड पे ज्यादा काम मेरा, एक फेम हो जाती है बंदे की कि ये रेवेन्यू का वकील है सिविल साइड पे, तो वो अब मेरे पास आता है जी ठीक है, ये इनहेरिटेंस से अब मैं इंतकाल है, म्यूटेशन,
एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है दूसरी के फेवर में। अब किसी को बोला तो मैं कहता हूं अच्छा ये जी विरासत का इंतकाल है, फलां शख्स फोत हुआ है, उसके इतने बेटे थे, इतनी बेटियां थी, ये बेवा थी, इस इतना इतना हिस्सा इसको मिला है, आपका क्या मसला है? ये सेल प्यूटेशन है, ये फलां ने बेची है, फलां को इतने में, ये सेल कंसंट्रेशन है, इतना रकबा है, ये ट्रांसफर हुई है, ये फलां नंबर से, अब आपका क्या मसला है? ये मॉर्टगेज का है, ये फलां ने फलां को रहन किया है, इतने अरसे के लिए रहन की है, ये मॉर्टगेज है, रिडीम नहीं हुई है ये। अब जब आप बताएंगे तो वो ये तो सारा जानता है, लेकिन जब वो आपके पास आए और आपको वो डॉक्यूमेंट्स दे तो आपके ये क्या है, वो स्टार्ट से ही समझ जाता है, इसको नहीं पता। जब आप उससे पूछे ना जी ये क्या है, मसला क्या है आपका, फिर वो आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ नहीं सकते, आप डॉक्यूमेंट्स को समझते नहीं, उसका लॉ भी नहीं पता आपको। वो दो चार बातें देखें, क्लाइंट बहुत समझदार होता है, जो पैसे देता है ना बहुत समझदार होता है, सोच समझ के देता है। वो देखता है कि ये, वो आपको परख लेता है कि ये कितना जानता है, फिर वो कोई ना कोई बहाना करके चला जाएगा क्योंकि वो मैंने डॉक्टर से टाइम लिया हुआ था, तो मैंने बोलने कल मैं आपके पास आऊंगा, वो कल नहीं आएगी, ना वो कभी आएगा आइंदा। तो ये चीज है कि जब आपके पास क्लाइंट आए तो आपके जहन में होना कि मैंने इसको इंप्रेस करना है कि मैं सब कुछ जानता हूं, और आपने उसको गाइड करना है। और इसमें जो बेसिक जो लॉ के हवाले से चीजें हैं कि जब आपके सामने वो डॉक्यूमेंट्स कोई भी आता है और वो आपको कहानी सुनाता है तो आपके जहन में फौरन ये आना चाहिए कि फॉर्म ऑफ द सूट क्या होगी, मैंने कौन सा सूट फाइल करना है, मैंने ये एग्रीमेंट टू सेल है, सेल परचेज का मामला है, प्लॉट का या घर का या जो भी प्रॉपर्टी है, एक बंदे ने वो सेल आउट कर रहा है जो मालिक है और दूसरा परचेजर है, उसने बयाना दिया हुआ है, अब वो फुलफिल नहीं हो रहा, वो बेईमान हो गया या जो भी है, वो महंगी हो गई है प्रॉपर्टी, वो नहीं देना चाहता, तो अब उसके आपके पास आता है तो आपने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट करना है ना, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, उसकी कॉन्ट्रैक्ट को वो इन्फोर्सेबल है, उसकी परफॉर्मेंस के लिए आपने जाना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, तो वो आपके जहन में फौरन फॉर्म ऑफ द सूट क्या, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने फाइल करना है। अब अगर आपकी फॉर्म ऑफ द सूट भी प्रॉपर नहीं है तो डिफेंडेंट साइड से जब हमें एंगेज किया जाता है तो हम क्या ऑब्जेक्शन लेते हैं उसके, सबसे पहले देखेंगे दावा क्या है, उसकी नेचर क्या है, नेचर ऑफ सूट क्या है, फॉर्म ऑफ द सूट क्या है। अगर वो प्रॉपर फॉर्म डिक्लेरेशन है, आपने फाइल कर दिया जबकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट बनता था, मैंडेटरी इंजंक्शन का कर दिया है, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सूट फाइल कर दिया है, बनता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था, तो दूसरी साइड से डिफेंडेंट साइड से रिटन स्टेटमेंट में पहला ऑब्जेक्शन यही आएगा, द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज नॉट मेंटेनेबल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, और इसमें सब्सिक्वेंटली इशू फ्रेम होगा और उसमें एविडेंस आएगी whether the suit of the plaintiff is not maintainable in its present form, OPD, onus of proof on defendant। फिर डिफेंडेंट बता रहे हाँ ये लॉ है, ये फॉर्म होनी चाहिए थी। अब इसी बेस पे, इसी एक इशू पे, इसी पॉइंट पे आपका दावा खारिज, ये वकील की गलती की वजह से। अब फॉर्म ऑफ द सूट, नेचर ऑफ द सूट, सेकंड फोरम ऑफ द सूट क्या होगा वो आपको बता रहे हैं, और आपने किस फोरम पे जाना है, आपने सिविल कोर्ट में जाना है, आपने बैंकिंग कोर्ट में जाना है, आपने रेवेन्यू कोर्ट्स में जाना है, आपने किसी और फोरम पे जाना है, मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ फोरम में। ये अगर सिविल कोर्ट में जाना है तो ये सिविल जज की जुरिस्डिक्शन में मैटर फॉल करता है, ये डिस्ट्रिक्ट जज की जुरिस्डिक्शन में मैटर फॉल करता है, या ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम अवेल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो है वो रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में।
ये आपने देखना है। और उसके बाद फिर ये देखने का फोरम कहां जाना है। अगर आपने रॉन्ग फोरम पे चले गए, पहले ये लॉ था, इस पे बहुत सी जजमेंट्स थी कि रॉन्ग फोरम पे आपने सूट फाइल कर दिया और बाद में जब पता चला या दूसरी साइड से ऑब्जेक्शन आया कि ये फोरम प्रॉपर नहीं है, इस कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, ये फलां कोर्ट की बनती है, इनको फलां कोर्ट में जाना चाहिए था, ये उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मैटर फॉलो करता है। वो आप वहां से विड्रॉ करते हैं और फिर प्रॉपर फोरम पे जाकर वो सूट फाइल करते हैं। तो उस पर लिमिटेशन के हवाले से पहले लॉ ये था कि वो लिमिटेशन कंडोन हो जाएगी। आप सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन फाइल करते थे, साथ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले, तो वो डिले कंडोन हो जाती थी। इस पे ये जजमेंट्स थी कि ये चूंकि वकील की गलती है और वकील की गलती की वजह से पार्टी को पिनलाइज ना किया जाए। वो बंदा तो वकील के पास आया, उसने उसको दिया, अब आगे वकील ने देखना है कि मैंने कहां ये दावा दायर करना है। उसने तो कानून नहीं पढ़ा हुआ, उसको तो पता नहीं है कि ये दावा कहां पे करना है, इसलिए उसकी गलती नहीं है, ये वकील की गलती है, लिहाजा ये डिले कंडोन कर दी जाए। और नॉर्मली वो कंडोन कर दी जाती थी। लेकिन ये याद रखेंगे, अब ये सेटल्ड व्यू है अप टू द लेवल ऑफ एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। इस पे बेशुमार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि रॉन्ग फोरम पे जो जाएंगे डिले कंडोन नहीं होगी, लिमिटेशन हिट करेगी। तो आप टेक्निकली नॉकआउट हो गए कि आप लिमिटेशन की ग्राउंड पे टाइम बार्ड हो गया आपका क्लेम, आपने वहां टाइम जो जाया किया, अब आपका क्लेम टाइम बार्ड हो गया। तो इसी लिमिटेशन की ग्राउंड पे फारे मैरिट्स पे आपको नहीं सुना जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, जो जजमेंट से वो कहते हैं कि ये वकील की गलती है और पार्टी को चाहिए कि वो वकील के खिलाफ डैमेजेस क्लेम करे, वकील के खिलाफ दावा करे, डैमेजेस क्लेम करे जो उसका नुकसान हुआ है उस वकील के इस एक्ट की वजह से, इस गलती की वजह से। उसको लॉ पता होना चाहिए। तो इस तरह आपके जहन में ये लिमिटेशन। फिर कोर्ट फी, अब देख रहे हैं एग्रीमेंट है, अगर उसमें टोटल सेल कंसिडरेशन भी मेंशन है, मालियत लिखी हुई है, उसके मुताबिक कितनी कोर्ट फी लगती है। इस्लामाबाद में तो आप खुशकिस्मत है, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो यहां 3,500 रुपए, पहले 3,000 थी, अब वो हाई कोर्ट की जस्टिस नूरुल्लाह कैन कुरैशी साहब की जजमेंट है, उसमें जो कैलकुलेशन की गई है उसके मुताबिक 3450 रुपए ये कैलकुलेट की गई। ये मैक्सिमम कोर्ट फी है इस्लामाबाद में। पंजाब में करेंगे तो वहां 15,000 है। वो 33 वो कर दी गई थी, ₹33 स्टैम्प पेपर, वो चैलेंज हो गया, इसलिए वो अभी 15,000 ही है। अगर वो खत्म हो गया तो फिर 33,000 हो जाएगी। इस तरह डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट वो है उसकी कोर्ट फी के हवाले से। लेकिन सबसे कम कोर्ट फी जो है वो इस्लामाबाद में है, सबसे कम 3,500, 3450 रुपए। आप स्टाम्प पेपर भी जो लेते हैं, यहां 4 रुपए का स्टाम्प पेपर है सबसे कम इस्लामाबाद में। आप पिंडी में जाएं ना, आप पंजाब में जाएं, KPK में जाएं, 20 रुपए से कम स्टाम्प पेपर भी नहीं, मिनिमम। यहां मिनिमम 4 रुपए। तो यहां चूंकि इस्लामाबाद में गरीब लोग रहते हैं जो कानून साज हैं, कानून बनाते हैं, जो एकड़ों में रहते हैं, और जहां जमीन की कीमत पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है, इसलिए चूंकि वो कानून यहां बैठे हुए लोग बनाते हैं तो अपने लिए आसानी पैदा करते हैं कि ये कम से कम रखें। और ये पिंडी में, ढोकों में, महलों में, तंग गलियों में जो 3-3 मरले में रहते हैं, वो दें 33,000 रुपया फी, कोर्ट फीस, टैक्स दें वो। लेकिन यहां नहीं है, चूंकि गरीब लोग रहते हैं इस्लामाबाद में। तो ये आप लोगों के लिए आसानी है, ये कोर्ट फी भी ध्यान में रखनी चाहिए, लिमिटेशन, फॉरम, इस तरह। यानी बेसिक कोर्ट फी
अब कोर्ट फी इस वजह से कि बाज दफा ऐसा भी होता है कि आपके पास एक सरकारी मुलाजिम आता है केस करने के लिए, उसकी महदूद इनकम है, वो उस लिमिटेड इनकम में अपना गुजारा करता है और तनख्वाह में से कुछ बचत करके तो वो आगे जो शादियां गमियां या इस किस्म की चीजें होती हैं तो वो फिर देखता है। तो वो आपसे पूछता है वकील साहब आपकी फीस कितनी होगी, ये इस केस मैंने करना है, कितनी फीस लेंगे? तो आपने अपनी फीस तो बता दी, लेकिन ये मिसलिनियस चार्जेस नहीं बताए। तो बाद में जब आपको इतनी कोर्ट फी भी लगेगी, इतने ये मुंशियाना भी होगा, ये मुंशी को भी देंगे, इतना ये टाइपिंग के अखराजात हैं, इतने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये कॉपियां वगैरह कराना ये है, ये इतनी टिकटें लगेगी, वो आपने फालतू अगर 10, 20, 30 हजार रुपया बना दिया तो वो तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसने तो वो कैलकुलेट किया हुआ था, चले इतना कुछ ना कुछ करके तनख्वाह में से या उधार लेकर वो कर दो, इसने अपना एक माइंड बना लिया था। लेकिन आप ये जब करेंगे तो वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसके साथ। तो ये चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए, क्लाइंट के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो इन चीजों को सामने रखते हुए ये आपने केस बुक करना है और उसके बाद ड्राफ्टिंग तो है, आप प्लीडिंग तो आपने पढ़ी हुई है और आप देखते भी हैं और आप भी कर भी रहे हैं, आप कचहरी के अंदर या जहां भी चैम्बर्स के अंदर काम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम आते हैं इसकी तरफ। ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, बेसिकली ये सारा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर ये बताती है सीपीसी आपको। मैं अक्सर कहता हूं कि आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना पढ़ें आप वकील बन जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन एक्ट ना पढ़ें आप वकील बन जाएंगे, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ना पढ़ें आप वकील बन जाएंगे, आप जितने भी एक्ट हैं आप कोई एक्ट ना पढ़ें, लिमिटेशन एक्ट ना पढ़ें आप वकील बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सीपीसी नहीं पढ़ेंगे तो आप वकील नहीं बन सकते। प्रोसीजर ये बताती है आपने खड़े कैसे होना है, किस साइड पे खड़े होना है, अदालत में जाना है, दावा कैसे करना है, दायर कैसे करना है, ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो ये बताती है। पहले दिन से लेकर दायरी दावा जो आप फाइलिंग ऑफ द सूट है आपका, जो आपने सूट तैयार किया है, अब प्लेट आप तैयार करते हैं तो पहले सबसे पहले आपने ऑर्डर 7 को देखना है प्लेट तैयार कैसे की जाती है। अगर आप डिफेंडेंट के वकील हैं तो आपने रिटन स्टेटमेंट तैयार करनी है, जवाब दावा देना है तो आपने ऑर्डर 8 को देखना है। अब आपने प्लेट तो तैयार कर ली ऑर्डर 7 को सामने रखते हुए, अब उसको दायर कैसे करेंगे, उसके अंदर वो लिखा हुआ प्रोसीजर क्या क्या चीजें लगानी है, उसके मुताबिक आपने वो प्लेट भी कर ली, टिकटें, वेरिफिकेशन सब कुछ कर दिया, उसके साथ आपने तलबाना भी जमा करा दिया, समन भी जमा करा लगा दिए, आपने फहरिस्त निसार भी, रिलायंस लिस्ट ऑफ रिलायंस भी वो शामिल करा दी और वो फहरिस्त दस्तावेजात पेश के ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो उसके अंदर मेंशन है वो सारे आपने तैयार कर एक फाइल बना दी। अब आप कोर्ट में जाएंगे, अब आपका काम आगे आ गया कोर्ट में, ये तो पहले आपने दफ्तर के अंदर बैठ के ये सारी चीजें तैयार की। अब जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वहां सीपीसी का ऑर्डर 4 आपको ये कहता है फाइलिंग कैसे की जाती है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 15, पहले तो सेक्शन 15 में ये है कि कहां सूट फाइल करेंगे, लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में आप सूट फाइल करेंगे या आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दावा दायर कर सकते। ये कोर्ट जो बनाई गई है इसके दर्जा बदर्जा इसी वजह से बनाई गई है कि ये सेक्शन 15 में और फिर सेक्शन 26 जो है वो ये कहते हैं कि जो इनिशियल स्टेज की कोर्ट है, लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट है, वहां सूट फाइल करेंगे सिविल जज के पास। अगर तहसील है तो सिविल जज है, अगर डिस्ट्रिक्ट है तो वहां सीनियर सिविल जज है, वहां सूट फाइल करेंगे। अब उसका प्रोसीजर भी दिया हुआ है ऑर्डर 4 के अंदर कैसे फाइल करेंगे, उसके अंदर लिखा हो। ये आप देखते हैं कि आप सीनियर सिविल किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जाते हैं सीनियर सिविल जज के कोर्ट में एक बॉक्स पड़ा होता है, ये लकड़ी का एक संदूक होता है, ताला लगा होता है और उसके ऊपर वो सुराख बना होता है। आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं या अपीलें वगैरह दायर करते हैं तो वहां भी एक संदूक पड़ा होता है, ये बॉक्स इसी लकड़ी का, उसके अंदर फाइलें डालते हैं। आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहां भी ऐसे ही है। अगर आप पिंडी बेंच में गए हो, लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच में, तो ये जो
सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हैं, ये जो मेन जो बड़ी अदालत है सीनियर जज की, उसके सामने, कोर्ट के सामने ऊपर जो सीढ़ियां चढ़ती हैं, सीढ़ियां जो चढ़े तो सामने बॉक्स पड़ा होता है। जितने वकील जाते हैं वो अपीलें हैं, रिट है, जो भी है, आपको वो उसके अंदर डाल देते हैं। ये फाइलिंग ऑफ द सूट है, फाइलिंग ऑफ द अपील है। ये कहां प्रोवाइडेड है? ये ऑर्डर 4 में लिखा हुआ है कि आप ये इस तरह दायर करेंगे। ये प्रोसीजर वहां लिखा हुआ है, किस कानून के तहत। ये जो आप वो बॉक्स में डालते हैं, किस कानून के तहत डालते हैं? ऑर्डर 4 के तहत डालते हैं। और उसी के अंदर लिखा हुआ है, उसके बाद फिर वो उसके टाइमिंग्स होते हैं। वो टाइमिंग बार एसोसिएशन जो अपनी मर्जी से वो जो सीनियर जज होता है उसके साथ मिलकर टाइमिंग तय करने में दिन में 2 दफा, किसी जगह पहला टाइम जो 11 बजे है वो खोलने का डायरी का, और दूसरा टाइम 1 बजे है या किसी 2 बजे है। तो इस तरह वो टाइमिंग अपने हिसाब से उन्होंने रखे होते हैं। तो दिन में 1 या 2 दफा जो है वो टाइम होता है उसका। वो फिर खोल के, वो एहलकार जो आता है ताला खोल के वो फिर ले जाता है। तो जो सीनियर सिविल जज है या अगर डिस्ट्रिक्ट जज अपीलें हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास, अगर सिविल जज ये जो सिविल सूट फाइल करते हैं तो वो सीनियर सिविल जज वो मार्किंग करता है। कुछ जो है वो फाइलें अपने पास रख लेता है, वो उसके ऊपर लिख देता है सेल्फ, और वो स्टैंप लगी होती है, और उसके ऊपर वो कुछ के ऊपर वो आगे मार्क कर देता है सिविल जज 1, सिविल जज 2, किसी जगह कोर्ट्स नंबरिंग के हवाले से कोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4, और जहां नंबरिंग नहीं है तो वहां सिविल जजेस के नाम लिख देते हैं, मिस्टर मुख्तार अहमद गोंदल, फला अकमल खान। तो वो फिर यानी जो ये है मार्किंग, ये भी उसके अंदर लिखा हुआ है कोड के अंदर, ऑर्डर 4 के अंदर। एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में वो लिखा जाएगा। मसलन फर्ज करें पहले जो दायरी हुई है वो 574 तक दायरी हुई है। अब मैं जो ये फाइल कर रहा हूं तो मेरा नंबर लगाएं 575 ऑफ 2023। तो ये क्या है? ये मेरा मुकदमा नंबर है, ये सूट नंबर है 575/23। 10 साल के बाद, 20 साल का फैसला होने के बाद भी जब भी मुझे कभी जरूरत पड़ी कोई नकल लेने की, कोई डॉक्यूमेंट्स उस फाइल के अंदर है वो मुझे जरूरत पड़ गई, मैंने लेने हैं, केस का 10 साल पहले फैसला हो गया, तो मुझे अगर मुकदमा नंबर याद है तो वहां से ट्रेस हो जाएगा। कहोगे यार वो मेरा मुकदमा नंबर 220/2002 था, वहां से ट्रेस हो जाएगा। अब ये मुकदमा नंबर जो लगता है ये उसके अंदर लिखा हुआ ऑर्डर 4 में किस कानून के तहत लगता है। ये होगी आपकी फाइलिंग, ये उसके अंदर कोड ये बताता है आपका ऑर्डर 4 सेक्शन 15 सेक्शन 26। अब उसके बाद अगला मरहला आ जाता है। इसके बाद क्या होता है? जब कोर्ट के पास सामने फाइल है, जिसको भी मार्क होती है तो उसके सामने जाती है। अगर तो स्टे मैटर है तो आप आर्ग्यू करते हैं कि मुझे इंटरम स्टे भी दिया जाए, या एडमिशन के लिए भी जाते हो आप आर्ग्यू करते हैं आपका केस है क्या। उसके बाद कोर्ट जो है वो अगला काम क्या करती है, वो नोटिस इशू करती है दूसरी पार्टी को, समन इशू करती है। अब ये सेक्शन 27 to 34 आगे 32 तक, 32 33 तक ये वो समन्स along with ऑर्डर 5 सारा समन्स को डील करता है। ऑर्डिनरी सर्विस, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, अखबार, इश्तिहार, ये सारे ड्रम मीटिंग, टीसीएस, यूएमएस, टेलीग्राफ, टेलीफोन, ये सारे थ्रू डिफरेंट मोड ऑफ सर्विस, ये सारा ऑर्डर 5 के अंदर लिखा है। अब ये नोटिस, ये समन जो इशू करती है अगला मरहला, कोर्ट जो है वो ऑर्डर 5 में दिया हुआ है सारा डिटेल। क्या होगा, समन तामील नहीं हुए तो क्या होगा, हो गए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, उसके बाद कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी, वो उसके अंदर मेंशन है। अब सर्विस होगी
और जो उसके ऊपर तारीख लिखी हुई है फलां डेट को आप असालतन या वकालतन पेश हो, जो समन के ऊपर लिखा होता है, वो हाजिर हो गया। अब वो पर्सनली उसकी अपीयरेंस हो गई या थ्रू एडवोकेट वो पेश हुआ। तो थ्रू एडवोकेट भी पेश होता है तो वकील साहब फिर अपना वकालतनामा दाखिल करेंगे, वो नेक्स्ट डेट देंगे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने की। अब वो हाजिर तो हो गए, हाजिरी कंप्लीट हो गई, ऑर्डर 5 की कंप्लीशन हो गई। अब अगला मरला, जब हाजिर हो गए तो फिर क्या जवाब दावा देंगे। ये जो प्लेंट है, ये आपका जो सूट है, इसके डिफेंस में वो दूसरी पार्टी अपना मौका पेश करेगी, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगी। वो ऑर्डर 8 के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है, जवाब दावा आ गया। अब उसके बाद क्या अगला मरला, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ऑर्डर 14। अब ऑर्डर 14 में है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इश्यूज दो किस्म के होते हैं, एक है इश्यूज ऑन फैक्ट्स, इश्यूज ऑन लॉ, ये दो किस्म। अब इश्यूज ऑन फैक्ट्स क्या है, मसलन आपने रिकवरी का सूट फाइल किया कि इस शख्स ने मेरे इतने 50 लाख रुपए देने थे और ये नहीं दे रहा, तो इससे मुझे ये पैसे दिलवा दें। जो भी है, आपके कोई एग्रीमेंट था, कोई आपने उधार दिए थे, कोई कर्ज दिया था, ये जो भी है आपने उससे लेने हैं, कोई पार्टनरशिप थी, तो आप इंटाइटल है, वो नहीं दे रहा, तो आपके पास यही है कि आप दावा करेंगे उसके खिलाफ, थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ आप उससे लेंगे। तो अब आपने सूट फॉर रिकवरी ऑफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 50 लाख वो कर दिया। अब इसमें इशू फ्रेम होगा whether the plaintiff is entitled to get an amount of rupees 50 lakh from the defendant, OPP आगे होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन आगे होगा OPP। इसका मतलब ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ। ये प्लेंटिफ ने साबित करना है कि वो ये लेने का हकदार है डिफेंडेंट से या नहीं, ये उसने साबित करना है थ्रू एविडेंस। whether he is entitled to get an amount of such and such amount from the defendant। अब वो तो कहता है जी कि मैंने कोई पैसा नहीं देना, डिफेंडेंट जवाबदार कहता है मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैंने तो इसको कोई पैसे नहीं देने। ये बिल्कुल गलत दावा किया, बेबुनियाद दावा है, इसका खारिज किया जाए। ये ब्लैकमेल करने के लिए मुझे ये सूट फाइल किया इसने। तो अब ये ऑनर्स किस पे है, प्लेंटिफ पे। लॉ ऑफ इक्विटी यही है ना, ही हु एलेज मस्ट प्रूव। एलेज प्लेंटिफ कर रहा है ना कि इसने देने हैं, वो कहता मैंने कुछ नहीं देना, तो फिर प्रूव भी ये करेंगे उसने देने हैं थ्रू एविडेंस। अब ये ऑनर्स इस पे है, ये इश्यूज ऑन फैक्ट है। अब दूसरी तरफ से रिटन स्टेटमेंट में सेकंड ऑब्जेक्शन आता है, सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज बार्ड बाय टाइम। अब हर सूट की एक लिमिटेशन एक्ट के अंदर दी हुई है। आप ये इस नेचर का सूट फाइल करेंगे तो ये लिमिटेशन है, इस नेचर का सूट फाइल करेंगे तो ये लिमिटेशन है। और लिमिटेशन 15 दिन से लेकर 60 साल तक दी गई है मुख्तलिफ नेचर के केसेस में। किसी में 30 दिन है, 60 दिन है, 90 दिन है, 120 दिन है, 6 महीने हैं, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 6 साल है, 12 साल है, 12 साल के बाद फिर 60 साल है मॉर्टगेज के हवाले से। रिडेम्पशन के केसेस में, फोरक्लोजर के केसेस में, रिडेम्पशन हो या फोरक्लोजर हो, उस दोनों की लिमिटेशन 60 ईयर्स है। 60 साल तक इतनी बड़ी रखी है, 60 साल तक भी अगर कोई जाग जाए, किसी को याद हो या उसकी नस्ल में से भी कोई आ जाए और क्लेम करे तो वो मिल जाएगा, अगर वो साबित करता है तो इस तरह ये लिमिटेशन, ये हर्डल है। अगर उसके अंदर आ गए तो आपको सुना जाएगा, और उस लिमिटेशन क्रॉस करके आफ्टर द लैप्स ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड फिर आपको नहीं सुना जाएगा।
अब आपने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया और उसके अंदर लिखा हुआ है एग्रीमेंट के अंदर कि ये फला डेट तक 31 दिसंबर 2023 तक ये बकाया पैसे देगा और इसने प्रॉपर्टीज के नाम पे ट्रांसफर करानी है। अब वो डेट उसके अंदर मेंशन है। अब जब डेट दी गया तो वहां से लिमिटेशन भी स्टार्ट होगी। अब इसकी परफॉर्मेंस के लिए लिमिटेशन एक्ट के अंदर आर्टिकल 113 कहता है 3 साल के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हैं। आप 4 साल के बाद आते हैं तो दूसरी तरफ से यही ऑब्जेक्शन आएगा, सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज होपलेसली बार्ड बाय टाइम। ओपीडी, ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट। ये डिफेंडेंट जो भी एलेज कर रहा है ये उसका प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है, इसलिए ऑनर्स भी इसी पे है और साबित भी इसने करना है। अब ये एक लीगल क्वेश्चन है, उसने तो साबित करना है जनाब ये एग्रीमेंट देख लें, इसके अंदर डेट लिखी हुई है और यहां से कैलकुलेशन कर लें, ये 3 साल यहां तक बनते हैं, इसने 4 साल के बाद या 5 साल के बाद या 3.5 साल के बाद ये सूट फाइल किया है। तो एक दिन भी ऊपर हो गया तो वो टाइम बार्ड है, एक दिन भी। और फिर ये याद रखें कि जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके अंदर दिया हुआ है लिमिटेशन एक्ट के अंदर, वो अगर लैप्स कर जाता है, आप इवन अपील फाइल करते हैं, अपील में 30 डेज भी दिए गए हैं, 60 डेज भी दिए गए हैं, 90 डेज भी दिए गए हैं, ये लिमिटेशन है मुख्तलिफ फोरम से, मुख्तलिफ हवालों से। आपके खिलाफ नीचे जजमेंट पास हुई है तो आपने उसको असेल करना है, कहां जाना है और कितने अरसे में जाना है। अब वहां अगर 30 डेज दिए गए हैं, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज यू हैव टू फाइल एन अपील बिफोर एपेलेट फोरम, और आप 40 दिन के बाद आते हैं या 35 दिन के बाद आते हैं, इवन के आप 32 दिन 2 दिन बाद आते हैं, 32वें दिन आपने अपील फाइल की, अब आपने वो जो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी है तो फिर आपने 2 दिन नहीं साबित करना कि कहां रहे, क्योंकि 2 दिन आप ऊपर चले गए ना, फिर आपने 32 दिन साबित करने हैं। फिर वो सेक्शन 5 को सामने रखते हुए कहते हैं कि ईच एंड एवरी डे मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। एक एक दिन फिर आपने साबित करना पहले दिन से कि कहां रहेंगे। ये नहीं है कि वो अगले 2 दिन सिर्फ साबित करें कि वो टाइम बार्ड है, तो वो 2 दिन आप एक्सीडेंट हो गया था, शादी थी, फोदगी हो गई थी, मजबूरी थी, जो भी आप मजबूरी अपनी बताएंगे, इवन डॉक्यूमेंट भी लगाएंगे, तो फिर ये याद रखें कि वो आपने 2 दिन नहीं साबित करने, आपने 32 दिन साबित करने। एक एक दिन पहले दिन से लेकर क्या करते रहे आप। ये ओपीडी इशू फ्रेम हो गए। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट एविडेंस। अब एविडेंस के लिए पहले प्लेंटिफ की एविडेंस होगी, जो क्लेम लेकर जो क्लेमेंट है, जो कंप्लेनेंट है, जो प्लेंटिफ है, जो मुद्दई है, जिसने अपील किया, वो जो अपीलांट है। स्टार्ट कौन करेगा? राइट टू बिगिन किसका है? प्लेंटिफ है। ये कहां लिखा हुआ है? ऑर्डर 18 का रूल 1, राइट टू बिगिन। स्टार्ट किसने करना है? राइट टू बिगिन किसका? डिफेंडेंट का नहीं है, रिस्पोंडेंट का नहीं है। अपील है, अपीलांट पहले बहस करेगा कि अपील जो फाइल की है उसने, ये इंप्यूग्ड ऑर्डर में क्या गलती है वो बताए। रिस्पोंडेंट ने तो उस ऑर्डर को सपोर्ट करना है कि ये ठीक ऑर्डर हुआ है। इस तरह प्लेंटिफ है, सूट फाइल किया है, तो प्लेंटिफ ने अपना केस साबित करना है, डिफेंडेंट ने नहीं। ये अक्सर बाज दफा ये सिविल कोर्ट्स में बहस होती है, तो मैं अगर डिफेंडेंट साइड से होता हूं तो वो प्लेंटिफ साइड से जो वकील साहब पेश होते हैं वो कहते हैं इन्होंने ये साबित नहीं किया, इन्होंने ये किया, डिफेंडेंट ने ये किया, डिफेंडेंट ये DW1 के तौर पे जहां पे ये DW की स्टेटमेंट पढ़े जनाब, ये क्या कहती है, ये DW फलां है, ये जनाब इन्होंने यहां ये कहा है, इन्होंने ये कहा है।
तो मैं वहां इंटरप्ट करके कहता हूं कि ये भूल गए हैं कि ये प्लेंटिफ ये है, मैं नहीं हूं। ये फॉर द टाइम बिंग ये सोचें, अदालत ये समझे कि मैं मौजूद ही नहीं हूं, मैं पहले दिन से अदालत आया ही नहीं हूं, मेरे खिलाफ एक्स पार्टी हो गई है। तो अगर प्लेंटिफ के खिलाफ, डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टी भी हो जाए तो क्या, क्योंकि डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टी हो गई है तो वो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के वो कोर्ट डिग्री कर देगी उसके हक में? डिग्री फिर भी नहीं करेगी, दूसरी साइड से है ही कोई नहीं है, कोई कंटेस्ट भी नहीं कर रहा, मुकाबले में अकेले हैं, फिर भी दौड़ में फेल हो गए, इसलिए कि साबित ही नहीं कर सकते। भाई प्लेंटिफ पे ऑनर्स है, क्लेम वो लेकर आया, साबित उसने करना है, तो वो साबित नहीं करेगा तो दावा एक्स पार्टी भी डिग्री नहीं होगा, खारिज हो जाएगा। तो इसलिए ये ऑनर्स प्लेंटिफ पे है। ही हु अलेज मस्ट प्रूव, प्लेंटिफ शुड स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स, ये भी एक सेटल्ड लॉ है। प्लेंटिफ शुड स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स, अपने पांव पे खड़ा हो, दूसरे की कमजोरियों से फायदा नहीं उठा सकता। डिफेंडेंट की 1000 खामियां होगी, शहादतों में से बहुत चवले मारी होगी, लेकिन वो नहीं कहते जनाब ये लाइन नंबर फलां पढ़े, पेज नंबर फलां पे इसने ये कहा, ये कहा, ये कहा, उसने जो भी कहा है अपने खिलाफ बातें की हैं, आप बताएं केस आपका है, साबित आपने करना है। इसलिए कहा गया प्लेंटिफ शुड स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स, दूसरे की खामियों को वो लेकुनास फिल नहीं कर सकते अपने, उनको हाईलाइट करके। इस तरह राइट ऑफ बिगिन प्लेंटिफ का, प्लेंटिफ पहले एविडेंस वो देगा। अब एविडेंस जो है ये ऑर्डर 13 और ऑर्डर 18 को सामने रखते हुए देगा। ऑर्डर 13 है, ऑर्डर 12 है, ऑर्डर 18 है, ये सारे एविडेंस के हवाले से हैं कि एविडेंस कैसे लीड करनी है। ओरल एविडेंस प्लस जो डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में जब आप जबानी शहादत देते हैं तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, ये याद रखें कि दावे के साथ आपने को 50 डॉक्यूमेंट लगाए, एक पुलंदा लगाया है, फाइनल आर्गूमेंट्स में वो सारे के सारे नहीं पढ़े जाएंगे, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट पढ़े जाएंगे जो एग्जिबिट हुए हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े जाएंगे, और ये एग्जिबिट करने का प्रोसीजर क्या है और कहां दिया गया है, ये ऑर्डर 13 के रूल 3 में दिया हुआ है। ऑर्डर 13 का रूल 1 ये कहता है कि जो भी आपके पास एविडेंस है वो सारी की सारी एविडेंस आप फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी ऑन फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आप पेश करें। सारी की सारी एविडेंस जो आपके पास अवेलेबल है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, ऑन फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, ये सारी की सारी पेश करें। और फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है जो आपने पहले नहीं करवाया, बाद में उस वक्त जब आपने दावा दायर किया था उस वक्त वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं था या अवेलेबल नहीं था या आपके नॉलेज में नहीं था, सब्सिक्वेंटली वो डिस्कवर हुआ है, अब आप वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वो इस गेट के साथ इस बड़ा रिलेटेड है, तो कैसे उसको पेश कर सकते हैं? रिलाई भी नहीं किया आपने, तो अब आपने फिर एडिशनल एविडेंस की दरख्वास्त देनी है कोर्ट में, और वो इसका रूल 2 है, ऑर्डर 13 का रूल 2 है, इसके तहत आप एप्लीकेशन देंगे और अपीलेट कोर्ट में भी आप एडिशनल एविडेंस दे सकते हैं। फैसला हो गया, दोनों तरफ से शहादतें होने के बाद बहस हो गई है, केस का फैसला, दावा डिग्री हो गया, या आपका दावा था तो आपका दावा खारिज हो गया, आप अपील में चले गए, अपील में भी आप एडिशनल एविडेंस की दरख्वास्त दे सकते हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट रह गया अंडर ऑर्डर 41 रूल 27, क्योंकि अपील के लिए ऑर्डर 41 डील करता है। नीचे आप देंगे सिविल जज के पास ऑर्डर 13 रूल 2 के तहत वो आप एप्लीकेशन देंगे फॉर एडिशनल एविडेंस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से। लेकिन ये याद रखें कि उसकी वर्डिंग ये है कि नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शैल बी प्रोड्यूस्ड एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज, कॉमा, अनलेस, फिर कॉमा, good cause is shown to the satisfaction of the court, and the court while receiving such document shall record the reason for so doing. तो sufficient cause,
गुड कॉज, सफिशिएंट रीजंस आपने मेंशन करनी है कि वो क्या वजह थी कि आप पहले नहीं पेश कर सके। ये एविडेंस आपके पास नहीं थी या थी तो क्यों नहीं पेश कर सके। उसके बाद फिर कोर्ट अलाउ करेगी, अलाउ करे या ना करे, अगर सफिशिएंट रीजन है तो अलाउ कर देगी, नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन खारिज कर देगी। इसी तरह एपेलेट कोर्ट में ऑर्डर 41 रूल 27 के तहत यही प्रोसीजर है, वहां भी दिया हुआ है। अब ये डॉक्यूमेंट एग्जिबिट जो कराते हैं हम, आप कोर्ट्स में पेश होते होंगे और आपने देखा होगा सीनियर के साथ कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट जब वो पेश करते हैं तो वो कहते हैं कि ये रेड पेन दे दें रीडर से, वो रेड पेन से लिखते हैं एग्जिबिट पी। अगर आप प्लेंटिफ हैं तो P1, P2, P3, P4 इस तरह डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करते हैं, और अगर आप डिफेंडेंट है तो एग्जिबिट D1, D2, D3, D4 इस तरह करते हैं। और क्रिमिनल में एग्जिबिट A, B, C, D इस तरह एग्जिबिट वो इस तरीके से लगाते हैं। तो वो अब ये कहां लिखा हुआ है? ये भी ऑर्डर 13 के रूल 3 में लिखा हुआ है एग्जिबिट। ये जो आप लिखे एग्जिबिट P1 साथ लिखते हैं सीनियर सिविल जज या सिविल जज फर्स्ट क्लास या एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज, जो भी साथ वो कोर्ट का नाम लिखते हैं, नीचे उसके डेट लिखते हैं, फिर उस पर कोर्ट की स्टैंप लगती है और उसके फिर कोर्ट इनिशियल करती है, अपने साइन करती है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं 13 के रूल 3 में। नाम भी, कोर्ट का नाम भी लिखेंगे, डेट भी लिखेंगे, उस पर नंबर भी लगाएंगे, ये P1, P2 ये नंबर, और कोर्ट की स्टैंप भी उस पर लगेगी, कोर्ट उसके साइन भी करेगी, इनिशियल भी करेगी। ये चीजें वहां लिखी हुई हैं, ये प्रोसीजर वहां दिया हुआ है, ये किसी और जगह नहीं दिया हुआ। अब दोनों तरफ से अब एविडेंस होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सारा एविडेंस का हिस्सा है, एविडेंस होगी। उसके बाद अब अगला मरहला, दोनों तरफ से एविडेंस कंप्लीट हो गई। एक चीज याद रखें कि आप लेटेस्ट जो जजमेंट्स आए, पहले अक्सर जो है हम वकला गलती ये करते थे कि ओरल एविडेंस करवा देते और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वकील के बयान में करवाते थे। अब मैं चादर क्लोज कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा, लिखे जी मेरा नाम बयान अज़ान जुल्फिकार अली अब्बासी एडवोकेट कौंसल मुदई या मुदाले बिला हलफ, बयान क्या कि फलां डॉक्यूमेंट फलां एग्जिबिट P1 फलां P2 फलां P3 पेश करके अपनी तायदी शहादत मुदई खत्म करता हूं, साइन कर दिए जी, ये एग्जिबिट लग गए। अब इसकी तशरीह में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स मौजूद हैं कि ये पार्टी के एग्जामिनेशन इन चीफ में डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होने चाहिए। वकील के बयान में जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुए वो नहीं पढ़े जाएंगे, इसलिए कि पार्टी के बयान में जब डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होंगे तो उसको क्रॉस करने का मौका मिलेगा, उस पर जरा कर सकता है दूसरा वकील, जो वकील के बयान में हुए उस पर जरा नहीं कर सकता। और फिर वकील का बयान भी बिला हलफ है, विदाउट ओथ है ना। आपने सीआरपीसी भी पढ़ी होगी, आपने ये मुल्जिम की स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि ये जब एविडेंस पहले जब वो ट्रायल ये फर्द जुर्म जब आयद होता है, ठीक है, चार्ज फ्रेम होता है, तो उसमें एक सवाल लास्ट में पूछा जाता है, क्या आप अपने हक में कोई शहादत सफाई पेश करेंगे? तो वो कहता है हाँ या नहीं, जो भी उसका राइट है मुल्जिम का। अब उसमें मुल्जिम की दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक 340 की और एक 342 की। पढ़ा है ना आपने सीआरपीसी? एक है ऑन ओथ और एक है विदाउट ओथ। जो ऑन ओथ है उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और जो विदाउट ओथ है उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, जरा नहीं हो सकती। ठीक है, अब वकील साहब ने बयान कराया बिला हलफ, विदाउट ओथ है, तो वकील पे जरा तो नहीं हो सकती ना। अब ये डॉक्यूमेंट अनरिबटेड गए, इसकी कोई रिबटल नहीं है, तो ये उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं ना दूसरी पार्टी के। तो अगर वो उसके बयान में आते, पार्टी के प्लेंटिफ के, या अगर डिफेंडेंट की स्टेटमेंट में आते, तो वो जो गवाह, उस गवाह पे जो जरा कर रहा है दूसरी पार्टी का वकील, वो उस डॉक्यूमेंट को भी शेक करेगा ना, उस पर भी क्वेश्चन करेगा। इसलिए ये अब
जजमेंट्स ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो आई हैं कि ये वकील के बयान में जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होंगे वो नहीं पढ़े जाएंगे। तो इसलिए इस चीजों का भी आपने ख्याल रखना है कि आपकी इस गलती की वजह से पार्टी का नुकसान ना हो जाए। एविडेंस हो गई, अब मरहला आ गया फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए और उसके बाद फैसला। इसके लिए ऑर्डर 20 फिर चले जाएंगे, उसके मुताबिक फिर कोर्ट हेयरिंग करेगी और ऑर्डर 20 रूल 1 के तहत 15 दिन से ज्यादा तारीख नहीं दे सकती कोर्ट। डेट में मेंशन है 15 दिन से ज्यादा नहीं। ऑर्डर 20 जजमेंट एंड डिग्री, बहस या फैसला, और तारीख ज्यादा से ज्यादा कितनी दी जा सकती है? 15 दिन की। यह भी कर्टेल कर दिया गया है। और जजमेंट एंड डिग्री पास कर देगी, डिलीवर कर देगी। कोर्ट ने आपका दावा खारिज कर दिया या डिग्री कर दिया, जो भी है वो जजमेंट डिग्री है। डिसमिसल भी डिग्री है, उसके साथ डिग्री शीट बनती है ना, वो डिग्री है। अब ये फाइनल हो गया ना। दायरी दावा से लेकर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 15, सेक्शन 26, ऑर्डर 4, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट बॉक्स में डालना, नंबर लगना, मुकदमा नंबर, ये अगला नोटिस, जवाब दावा, हाजिरी। ऑर्डर 9 पे है कि वो अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। हाजिर हो गए तो क्या होगा, नहीं हाजिर होते तो क्या, उसकी कॉन्सिक्वेंस डिसमिस जो भी है या एक्स पार्टी। तो इस तरह इश्यूज फ्रेम हो गए। अगला मरला, उसके बाद आते हैं अगला, ये सारा लॉ अब फैसला हो गया है ऑर्डर 20 में, जजमेंट डिग्री। अब डिग्री हो गई है, आपके हक में हो गई है। अब डिग्री है पैसों की, डिग्री है पोजेशन की। आपके मकान पे, आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके प्लॉट पे किसी ने कब्जा किया हुआ है, आपकी दुकान पे किसी ने कब्जा किया हुआ है, वो नहीं छोड़ा था, आप कब्जे का दावा आपके हक में डिग्री हो गया। पैसों का दावा, वो 50 लाख के रिकवरी का जो दावा किया था वो आपके हक में डिग्री हो गया। अब डिग्री की नकल लेकर जाएंगे, बैन देंगे, फैसला होगा निकालो पैसे, तो वो तो मारेगा ना, आओ देता हूं मैं पैसे तुम्हें, या कब्जा दो भाई, ये मकान मेरा है, किराए पे दिया था, खाली नहीं कर रहे, ना किराया देते हो, ना ये अदालत ने डिग्री कर दिया है, खाली करो, तो देगा वो, तो मारेगा, टांगे तोड़ेगा। उसके लिए फिर आपने अगला मरा रखा है, उसी कोर्ट के पास वापस जाना है कि ये डिग्री तो आपने कर दी है मेरे हक में, लेकिन अब इस पे अमल दरामद भी करवाएं, ये हक मुझे लेकर दें उससे, ये कब्जा उससे लेकर दें, ये पैसे उससे लेकर दें, ये जो भी है कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उस पर अमल दरामद कराने के लिए फिर आप एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेंगे। सेक्शन 36 के तहत आपने एग्जीक्यूशन एक परफॉर्मा है वो फिल करके उसके साथ ये डिग्री की कॉपी लगानी है, और उसी कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने डिग्री पास किया, उसी कोर्ट के पास जाना है। और इस पे ऑर्डर 21 है, वो सारा एग्जीक्यूशन के बारे में है। और इतना ज्यादा लॉ है एग्जीक्यूशन पे कि सारी सीपीसी की सेक्शंस एक तरफ, टोटल सेक्शन जो है ये आपकी सीपीसी की 153 है, ठीक है। आगे 54, 55 तो वो वैसे ही ओमिट हो गई है। लेकिन ऑर्डर 21 के 104 रूल है, एक ऑर्डर के 104 रूल्स है। कहीं पे 102 है, किसी 103 भी है, कुछ सीपीसी में 104 रूल्स। तो ये 104 रूल्स एक ऑर्डर के हैं। ये सबसे लंबा ऑर्डर है। सबसे छोटा ऑर्डर जो है ना वो ऑर्डर 4 है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का 2 ही उसके रूल्स हैं, जो मैंने बताया ना, ये दायरी दावा का नंबर लगेगा और ये वो उसके 2 ही रूल हैं, और ये इसके 104 रूल्स हैं। तो ये एग्जीक्यूशन, अमल दरामद, इसमें लंबा एक प्रोसीजर है। डिग्री आपने ले ली, लेकिन ये भी एक पूरा फुल फ्लैज केस होगा, इसलिए इसकी भी फीस पूरी लेनी है। ये नहीं है डिग्री हो गई है तो आप अमल दरामद कराना है, नॉमिनल सी फीस ले लें, नहीं,
ये याद रखें, ये भी बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है। दूसरी तरफ से ऑब्जेक्शन पिटिशन आ जाती हैं, कंटेस्ट करना पड़ता है, लीगल ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो आपने उसी तरीके से फुल फ्लैज केस कंटेस्ट करना है। इसलिए फीस भी उतनी ही लेनी है जितनी आपने मेन केस में लेनी है। फीस लेना भी एक गुर है, ये भी एक आर्ट है ना, हर आदमी नहीं ले सकता। तो ये आपने इन चीजों को सामने रखते हुए एग्जीक्यूशन और फिर इसकी लिमिटेशन याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। इस पे अब तो वो जस्टिस आकर निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट वो जजमेंट आने के बाद तो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कि वैसे तो उसके अंदर भी दिया हुआ है सेक्शन 48 के अंदर, सीपीसी की सेक्शन 48 में दिया हुआ है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years आपने एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल करनी है। ये याद रखें कि जब डिग्री हो गई तो आपके पास जो लिमिटेशन है वो 3 years है। 3 साल के अंदर अंदर आप एग्जीक्यूशन में जा सकते हो, उस डिग्री पर अमल दरामद करवे जा सकते हैं। अब अगर वो अपील हो गई है और अपील में अगर वो जजमेंट सस्पेंड नहीं हुई, वो डिग्री जजमेंट डिग्री सस्पेंड नहीं हुई तो लिमिटेशन चलती रहेगी। ये अक्सर यहां पर परेशानी होती है। हां, अगर सस्पेंड होगी तो आपकी लिमिटेशन रुक गई, जब वो अपील का फैसला हुआ तो फिर आपकी लिमिटेशन वहां से स्टार्ट होगी। अब फर्ज करें आप ने पहले 6 महीने जाया कर दिए, अपील हुई तो वो सस्पेंड हुई तो आपके पास 2.5 साल बकाया थे। डिस्ट्रिक्ट जज के पास अगर अपील है, अपील खारिज हो गई, दूसरी पार्टी हाई कोर्ट में चली गई, अब हाई कोर्ट से डिग्री सस्पेंड नहीं हुई, हाई कोर्ट में 5 साल तक केस पेंडिंग रहा, वहां से जब फैसला होता है वो आपके हक में हो जाता है और दूसरी पार्टी की वो रिवीजन खारिज हो जाती है, तो आप नीचे एग्जीक्यूशन में आएंगे 6 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो आप लिमिटेशन की बेस पे फारिग हो जाएंगे। ये समझा जाएगा जिस तरह आपके हक में कोई डिग्री हुई ही नहीं है। अब उस बंदे के लाखों रुपए और जो कई साल तक वो केस लड़ता रहा, सब जाया हो गया, सिर्फ इस छोटी सी गलती की वजह से कि ये 3 साल की एग्जीक्यूशन की जो लिमिटेशन दी गई है सेक्शन 48 के अंदर, वो आपने इन्वोक नहीं की और विद इन टाइम आपने वो फाइल नहीं किए, इसलिए आप आए। तो ये याद रखें, अगर डिग्री सस्पेंड नहीं हुई है तो फिर लिमिटेशन जो है वो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। तो इस तरह ये अमल दरामद हो गया डिग्री पे। इस हद तक तो हो गया। ये सब्जेक्ट इतना लंबा है कि मैं चाह रहा था कि इसमें और बहुत सी ऐसी प्रोविजंस हैं, लेकिन टाइम कम है कि मैं आपको और बहुत से तरीके इसके अंदर बताना चाहता था कि ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, जिसको कहते हैं ज़ाब्ता दीवानी, ये बंदे को दीवाना बना देती है। ये दादा दावा करता है और पोता फैसला सुनता है। 20-20, 30-30, 40-40 साल तक केसेस चलते हैं। ये क्यों चलते हैं? ये ज़ाब्ता दीवानी के अंदर ये चीजें, ये प्रोविजन मौजूद है। अब मैं बताना चाह रहा था कि इस केसेस को लंबा करने का क्या तरीका है। ये हम इसके अंदर रहते हुए कानून को लंबा करते हैं ना, क्योंकि ये सीपीसी कहती है कैसे लंबा किया जा सकता है। हम तो कानून के तालिब इल्म है ना, तो उस कानून को सामने रखते हुए हम तारीख पे तारीख लेते रहते हैं। शहादत आज नहीं है जी, ठीक है जी, अगली तारीख, फिर 6 मौके लिए, फिर आखिरी मौका, फिर हतमी आखिरी मौका, फिर कतई हतमी आखिरी मौका। वो पता नहीं कितनी सुपरलेटिव डिग्री चली जाती है, आखिरी, कतई आखिरी, हतमी आखिरी, कतई हतमी आखिरी, फिर कास्ट पे तारीख पे तारीख होती रही है। ये किस कानून के तहत इस सीबीसी के अंदर प्रोविजन है। और इसके अंदर मैं आपको यह भी बता सकूं कि दावा खारिज करने के कितने तरीके, 101 प्रोविजन में बता सकता हूं दावा खारिज करने के। कोई जरूरत नहीं है लंबा 20-20 साल चलाने की। ये और दावा छोटा करने का तरीका, पहली तारीख में दावा खारिज। ये जो हम बड़क मारते हैं, क्लाइंट आया,
दावे की नकल है, ये सर मेरे खिलाफ ये दावा कर दिया है, तारीख फला है। एक बात है, ठीक है कोई बात नहीं, ये दावा मैं पहली तारीख पे उड़ा दूंगा। दावा देख के ये जो हम बड़क मारते हैं कि ये दावा मैं पहली तारीख पे उड़ा दूंगा, किस कानून के तहत? इस कानून के तहत। मुझे पता है ऑर्डर 12 का रूल 6 क्या कहता है, मुझे पता है ऑर्डर 15 का रूल 1 क्या कहता है। आगे तारीख नहीं दी जा सकती, पहली तारीख पे दावा फारग। और दावा किन किन हालात में खारिज किया जा सकता है, ये एक प्रोविजन नहीं है। ये क्योंकि अब टाइम बहुत है, आगे जुमा भी है, तो ये अगर कोई मजीद टाइम मिला तो मैं आपको सेक्शन 9 के तहत दावा खारिज किया जा सकता है, सेक्शन 10 के तहत, सेक्शन 11 के तहत, सेक्शन 12 की सब क्लास 1 के तहत, सेक्शन 16, सेक्शन 91, एडवोकेट जनरल की परमिशन नहीं ली, दावा डायरेक्ट दायर कर दिया पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक चैरिटीज के हवाले से, सेक्शन 91 और 92, ऑर्डर 2 के रूल 2 के तहत, ऑर्डर 6 का रूल 16 प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट्स के हवाले से, ऑर्डर 6 का रूल 18 अमेंडमेंट के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया नहीं अमेंडेड प्लेंट फाइल कर सके, दावा खारिज। ऑर्डर 7 का रूल 10 ले जाओ फाइल और जहां मर्जी है जाकर दाखिल करो, यहां से फारिग हो। ऑर्डर 7 का रूल 11, ऑर्डर 7 का रूल 21, फर्क पता खाली नहीं जमा कराया, उसके दावे के साथ नहीं लगाया। फर्क पता क्या होता है? एड्रेसेस प्लेंटिव्स के, जितने भी प्लेंटिव एक है या जितने ज्यादा हैं, उनके सारे क्वाइफ आपने लिखने, सिर्फ वो फर्क पता है परफॉर्मा हो, वो नहीं लगाया, दावा खारिज रूल 21 के तहत। इसी तरीके से ऑर्डर 9 का रूल 2 के तहत तलबाना जमा नहीं कराया, प्रोसेस फी जमा नहीं कराई, सूट वुड बी डिसमिस्ड ड्यू टू नॉट डिपॉजिटिंग ऑफ प्रोसेस फी। तलबाना क्या होता है? 2 रुपए का टिकट लगाना होता है ना, वो नहीं जमा कराया, दावा खारिज। रूल 3, नन अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर, कोई पार्टी भी पेश नहीं हुई, रूल सूट बी डिसमिस्ड ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, तो ये रूल 3 के तहत जो है वो। इसी तरीके से आगे रूल 8 के तहत, रूल 9 के तहत, रूल 8 में डिफेंडेंट हाजिर है, प्लेंटिफ हाजिर नहीं है, दावा खारिज हो गया, सेकंड सूट परमानेंटली प्रिक्लूड हो जाता है, नहीं कर सकते, हालांकि अदम पैरवी खारिज हुआ है, फिर भी हमेशा के लिए बाहर है, दोबारा नहीं आ सकते, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। इसी तरीके से ऑर्डर 10 का रूल 1 के तहत, ऑर्डर 10 के रूल 4 के तहत दावा खारिज किया जा सकता है, ऑर्डर 12 का रूल 6 अभी जो मैंने आपको बताया, ऑर्डर 14 के रूल 7 के तहत दावा खारिज किया जा सकता है, ऑर्डर 15 के रूल 1 के तहत पहली तारीख पे दावा, आगे तारीख कोर्ट बाउंड है, अगली तारीख नहीं दे सकती, पहली तारीख पे दावा खारिज करेगी। ऑर्डर 17 के रूल 2 के तहत, ऑर्डर 20 के तहत, ऑर्डर 22 के रूल 8 के तहत इंसॉल्वेंसी के हवाले से, ऑर्डर 23 के रूल 1 के तहत विड्रॉल ऑफ द सूट विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। इसी तरीके से ऑर्डर 23 के रूल 3 के तहत, ऑर्डर 32 के रूल 2 के तहत वेयर सूट इज इश्यूड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड, माइनर, मेजर, इडियट, मैड, ल्यूनेटिक, इनके हवाले से सूट फाइल डायरेक्ट वो ना कर सकते हैं, ना उनके खिलाफ किया जा सकता है विदाउट इंप्लीडिंग नेक्स्ट फ्रेंड, दावा खारिज। इसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है दैट प्लेंट मस्ट बी टेकन ऑफ फ्रॉम द फाइल, ये वर्डिंग है, ऐसे दावे को उठाकर बाहर फेंक दें। कितनी प्रोविजंस मौजूद हैं, पहली तारीख पे दावा फारिग। तो दूसरी तरफ ऑर्डर 17 का रूल 1 क्या कहता है, ऑर्डर 17 का रूल 2 को क्या करता है, ऑर्डर सेक्शन 48 क्या कहती है, एंडोर्समेंट ऑफ टाइम। एंडोर्समेंट ऑफ टाइम क्या है कि जहां कोई टाइम कोर्ट ने फिक्स किया है, कोर्ट ने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑफ 1908 या कोर्ट ने किया है, अदालत ने कोई टाइम दिया है, जो डेट दी है उस डेट पे ये आपने जवाब दावा देना है या शहादत पेश करनी है, जो भी कंप्लाइंस करनी है, आपने नहीं की, तो आगे वो कहता है द कोर्ट कैन एक्सटेंड द टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है तो कोर्ट कैन एक्सटेंड फर्दर टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम, तारीख पे तारीख दी जा सकती है, 5 साल तक वो तारीखें दे, 6 साल तक दे, 10 साल तक तारीखें दे, ये सेक्शन 48 कहती है, ये ऑर्डर 17 कहता है।
लंबा करने का तरीका भी बताता है, छोटा करने का तरीका भी बताता है। लेकिन सिर्फ ये है कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन? क्विक क्वेश्चन, आपने लिमिटेशन की बात की कि अगर टाइम बार हो जाए एग्जीक्यूशन फाइल ना रही हो, उसकी कोई रेमेडी है सर? उसका रिवर्सल हो सकता है? लिमिटेशन यानी आपका टाइम बार है लेकिन आप फिर कोई ऐसा फोरम या ऐसी कोई रेमेडी है कि आप लिमिटेशन को आप सेटिस्फाई करें? लिमिटेशन सेट जब एक स्टार्ट हो गया तो फिर कैसे लिमिटेशन रुक जाएगी? देखें, लिमिटेशन कुछ हालात में रोकी जा, मसलन आपके खिलाफ जिस तरह ये जजमेंट पास हुई, जैसे एक तो मैंने कहा कि इनिशियली जो आप सूट फाइल करते हैं उसकी लिमिटेशन दी हुई है, वो कैसे कंडोन होगी जब वो लिमिटेशन दी हुई है? मसलन ये जो मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बताया कि टाइम भी उसके अंदर लिखा हुआ है एग्रीमेंट के, इस डेट तक पैसे देने और इसने ट्रांसफर करानी है, तो वहां से लिमिटेशन स्टार्ट हो गई ना। तो आप 4 साल के बाद दावा दायर करेंगे तो टाइम बाद होगा ना। अगर वैलिड ग्राउंड्स दें फिर? नहीं, ग्राउंड इसमें नहीं है, लिमिटेशन है। और उसके अलावा ये जो फैसले होते हैं, अब मसला अपील के लिए या रिवीजन के लिए या रिव्यू के लिए एक लिमिटेशन दी है, 30 डेज है या 60 डेज या 90 डेज जहां दी हुई है, आपने उसके लिए है कि जहां रुक जाती है लिमिटेशन, आपने कॉपी के लिए अप्लाई किया, जो फैसला आपके खिलाफ हुआ है, आपने अपील फाइल करनी है। अब आपने अपील फाइल करनी है तो आपके पास फर्ज करें 30 डेज हैं, तो आपने फैसला जो हो गया तो उस डेट से आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। अब जजमेंट के लास्ट में लिखा होता है अनाउंस्ड, नीचे डेट होती है, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कोर्ट का नाम और स्टैंप लगी होती है और कोर्ट का साइन होते हैं। तो अब ये डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जो है, यहां से लिमिटेशन आपकी स्टार्ट हो गई। आपने नकल के लिए अप्लाई किया 5 दिन के बाद, तो जब डेट ऑफ अप्लाई आपने देखी, सेक्शन 12 है इसके लिए लिमिटेशन है कैलकुलेशन के हवाले से, कैसे कैलकुलेशन की जाती है, सेक्शन 12 लिमिटेशन एक्ट। तो इसमें वो रात की मियाद रुक गई। अब आपके पास 25 दिन बकाया है, टोटल लिमिटेशन 30 डेज है, 5 दिन आपने जाया कर दिए। आपने जब अप्लाई किया तो 5 दिन गुजर चुके थे, आपके पास अब 25 दिन बकाया हैं। अब यहां लिमिटेशन रुक गई है, आपने अप्लाई किया है, आपकी नकल तैयार होती है 2 महीने के बाद। आपका कसूर नहीं है, वो उनके खाते में चली गई है। 2 महीने के बाद जब नकल तैयार होगी, आप वो नकल लेते हैं, तो उसके बाद भी आपके पास 25 दिन है, तो आपके पास तो 3 महीने हो गए ना, जबकि आपके पास तो 1 महीने का टाइम था। तो एक याद रखें कि इसमें 2-3 डेट्स जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो जो नकल जब नकूल एजेंसी जारी करती है, उसकी बैक साइड पे स्टैंप लगाते हैं, वो स्टैंप बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखें। फ्रंट पे डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट तो मौजूद है कि कब फैसला हुआ, बैक पे आप देखें डेट ऑफ अप्लाई, कब आपने अप्लाई किया, डेट ऑफ प्रिपरेशन, नकल कब तैयार हुई, डेट ऑफ डिलीवरी, कब आपने वसूल की या डिलीवर कब हुई। ये डेट ऑफ डिलीवरी से नहीं होगी लिमिटेशन, डेट ऑफ प्रिपरेशन से होगी। मतलब ये नकल वो तैयार करके बैठे हुए आप 6 महीने जाते ही नहीं है लेने के लिए, तो आपके घर तो नहीं आएंगे आपको देने के लिए। इसलिए डेट ऑफ डिलीवरी से लिमिटेशन नहीं होगी, डेट ऑफ प्रिपरेशन से आपकी लिमिटेशन वहां खत्म हो गई है, वहां से दोबारा शुरू हो गई है, और वहां तक ये देखी जाएगी, और उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन करेंगे सेक्शन 12 को सामने रखते हुए। एनी अदर क्वेश्चन? डिक्लेरेशन सूट्स की एग्जीक्यूशन होती? डिक्लेरेटरी सूट की एग्जीक्यूशन एज सच जो लॉ है और उसमें जजमेंट से उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। वो सिंपल जजमेंट डिग्री की कॉपी ऑफ कंसर्न क्वार्टर्स जो है, जिनके खिलाफ डिग्री पास हो उनको देंगे, वो अमल दरामद करने के पाबंद है। और ये किस कानून के तहत होता है? आपका राइट को इन्फ्रिंज हुआ है, ये आप जब ये मैं आपको बता रहा हूं, ये ओपन कर रहा हूं क्वेश्चन जो आपसे एनरोलमेंट कमेटी में पूछे जाएंगे इंटरव्यू के लिए, कि आप सिविल साइड पे काम करते हैं। पहले तो जो ही आप बैठेंगे तो आपसे पहला क्वेश्चन यही किया जाएगा कि आपके साइड में, चूंकि आपके वो सामने होती है आपकी फाइल, तो पता चल जाता है, आपने लिखा होता है ये 20 केसेज या 50 केसेज, जितने वो आपने लिस्ट लगाई होती है, सिविल के हैं, क्रिमिनल के हैं, कॉर्पोरेट के हैं, टैक्स के हैं, जो भी जिस साइड पे आपने, तो फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने
सिविल साइड के केसेस लगाए और आपने कहा आपका सीनियर जो है वो सिविल साइड पे प्रैक्टिस करता है, आपसे पहला सवाल ही पूछा आपने किसके साथ अप्रेंटिसशिप की है, तो वो फिर समझ जाते हैं कि अच्छा ये रिजवान अब्बासी साहब के साथ किया, तो फिर आपसे पूछेंगे 9A 9B 9C, ठीक है, ये मुस्लिम की कितनी स्टेटमेंट्स होती हैं जो अभी मैंने आपको पूछा है, ये मुख्तलिफ ये बेल हवाले से ये वो बेल जो है वो कितनी किस्म की होती है, 496, 497, 498, इसको सामने रखते हुए ट्रांजिटरी बेल जो है वो क्या है, और 496 में ये लिखा हुआ है कि ये प्री अरेस्ट बेल जो है ना ये हो सकती है, वो सरेंडर करेंगे, इसमें नहीं लिखा हुआ हदायतुल्लाह केस है उसमें PND 1948 उस 49 उसको सामने रखते हुए। तो ये सिविल के हवाले से ये जो आपका क्वेश्चन था डिक्लेरेटरी सूट के, ये भी आपसे क्वेश्चन होगा अगर आपने कहा कि मैंने सिविल साइड में प्रैक्टिस किया है, तो ये डिक्लेरेटरी सूट किस कानून के तहत सेक्शन 42 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके तहत जो ये सूट फाइल किया जाता है। और ये पोजेशन के हवाले से वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर आप ये भी क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, ये मैं आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपने आइंदा पेश होना है। और ये पोजेशन है, पोजेशन चला गया, ठीक है, आपके पास पोजेशन में नहीं रहा, आपसे जबरदस्ती किसी ने पोजेशन छीन लिया, तो आपके पास क्या रेमेडीज हैं, तो सिविल साइड पे, क्रिमिनल साइड पे, तो एक तो यह है कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का जो 2005 का जो है इस्तगासा आप फाइल कर सकते हैं बिफोर सेशन जज, ठीक है। और उसके अलावा सिविल रेमेडीज जो आपके पास हैं वो सेक्शन 9 है और सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 का एक नॉर्मल सूट होता है और सेक्शन 9 का जो सूट होता है वो एक समरी प्रोसीजर है, उसमें 3 ही इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट यू हैव टू प्रूव योर पोजेशन, then dispossession, then suit must be filed within a period of 6 months. Any other? जी विरासत के सवाल था कि अगर एक मुतवफ़ी की एक बेवा है और 2 बेटियां, बेवा को तो 1/8 हिस्सा मिल जाएगा और 2 बेटियों को 2/3 मिलेगा, क्या मुतवफ़ी के भाई को हिस्सा मिलेगा? रिमेनिंग आप देखें ये जो विरासत का कानून है उसमें ये है कि जिस दिन बंदा फोत होता है उस दिन देखना है कि उस दिन कौन कौन जिंदा है। अब एक दिन पहले भी जो मर गया तो वो तो महरूम हो गए। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन है कि चूंकि उसके वो इशू ऐसे नरीना औलाद उसकी कोई नहीं है, चूंकि बेटा नहीं है, तो ये याद रखें इसमें 2, एक तो हनफी लॉ है और एक जो है ये शिया लॉ है। हनफी लॉ में बेटी को सालम हिस्सा नहीं दिया जा सकता, एक बेटी है तो 1/2 मिलेगा और एक से ज्यादा है तो 2/3 वो लेगी, रिमेनिंग 1/3 जो है वो जो उसके जद्दी है उसके बाप के जिसकी विरासत आगे तकसीम होनी है वो जो भी है जद्दी उसके भाई हैं, अगर भाई नहीं है तो भतीजे हैं, वो जो जिंदा है उसके लिए फिर सेकंड जो रूल वो है प्रिंसिपल के नियरर एक्सक्लूड रिमोटर्स, करीब वाले जो है दूर वालों को वो फारिग कर देते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन शिया लॉ में वो सारी अगर एक बेटी है तो वो सारा ले जाएंगे। एनी अदर? थैंक यू वेरी मच जी। सारे